हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लोरेशन यानी कि अन्वेषण। दोस्तों, आर्कियोलॉजी में किसी भी पुरा स्थल को खोजने हेतु या किसी भी पुरा स्थल के बारे में जानने हेतु सबसे पहले अन्वेषण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसे खोजा जाता है। उसके लिए कुछ स्पेशल मेथड्स हैं जो मैं यहाँ अभी आपको बताऊँगा। ये पूरा स्थल जो है यह धूल मिट्टी के कारण, बाढ़ के कारण, बालू कंकर मिट्टी आदि समय के प्रभाव के कारण यह पृथ्वी के अंदर छिप जाता है, जिसे खोजने के लिए हम एक्सप्लोरेशन का सहारा लेते हैं। तो इसमें मैं बताऊंगा एक्सप्लोरेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद अन्वेषण की, एक्सप्लोरेशन की कौन कौन सी मेथड है। मनुष्यों के द्वारा प्रयोग की गई स्थान समय के साथ भूगर्भ में समा जाती है, जिसे उजागर करने हेतु एक्सप्लोरेशन किया जाता है और इसे ही हम फील्ड आर्कियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसे हम फील्ड आर्कियोलॉजी का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें तो अन्वेषण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो अन्वेषण की विधियां मुख्य रूप से दो हैं, परंपरागत, वैज्ञानिक। परंपरागत विधि यानी कि वो विधि जो परंपरा के रूप से हम देख सकते हैं, और वैज्ञानिक मेथड यानी कि साइंटिफिक टूल्स के द्वारा हम इसे करते हो, ठीक है। तो परंपरागत विधि में हम सबसे पहला देखते हैं आकस्मिक, ठीक है। परंपरागत विधि में सबसे पहला हम देखते हैं आकस्मिक। बाढ़, भूकंप, तीव्र वर्षा, पृथ्वी की सतह में उथल पुथल होने के कारण कुछ प्लेसेज जो है एकाएक इंसान के नज़रों के सामने प्रकाशित हो जाती हैं, जो आकस्मिक कहा जाता है, ठीक है। यह परंपरागत विधि के अंतर्गत आता है, इसे आकस्मिक कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बयाना निधि जो 1946 में राजस्थान में पाया गया था, वो आकस्मिक रूप से एकाएक लोगों के सामने एक मतलब खेत की खुदाई करते समय प्रकाशित हुई थी। उसके अलावा हम देखते हैं हड़प्पा राजघाट, फ्रांस में लास्को केव, स्पेन की अल्तामीरा, ये सारी जगह जो है वो आकस्मिक रूप से लोगों के सामने प्रकट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं साहित्यिक। साहित्यिक रूप में अगर हम देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं क्या कि साहित्य जो भी है हमारे, उन सब की स्टडी करके, जिसमें प्राचीन साहित्य, ठीक है, उसके बाद धार्मिक साहित्य और यात्रा वृत्तांत को रखा जाता है, और इन सब की स्टडी करके हम अदर प्लेसेज को हम खोजते हैं। हम काफ़ी सारे पुरास्थलों को खोजते हैं, जिसमें प्राचीन अगर देखा जाए तो 1884 ईस्वी में होमर द्वारा वर्णित टिरिन्स के राजप्रसाद को हेनरी स्लीमैन ने खोजा था। 1884 में, ठीक है, होमर द्वारा वर्णित टिरिन्स के राजप्रसाद को हेनरी स्लीमैन ने खोजा था, जो साहित्यिक आधार पर थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं धार्मिक में तो रामायण, महाभारत, वेद आदि को हम देख सकते हैं। ऋग्वेद में हरयूपिया नामक एक शब्द आता है, जिसका हम हड़प्पा से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में हरयूपिया जो शब्द आता है उसे हम हड़प्पा बतलाते हैं, यानी विद्वानों के द्वारा इसे हड़प्पा नगर बतलाया गया है। 1975 से लेकर 1986 तक बीबी लाल, इनका पूरा नाम है ब्रिजबासी लाल, इन्होंने अयोध्या, नंदीग्राम, चित्रकूट आदि रामायण में वर्णित जगहों की खोज की थी, यानी कि इन्होंने रामायण की अच्छी तरीके से स्टडी की और उसमें जो भी वर्णित जगह थे, जो भी प्लेसेज थे, उनको इन्होंने खोजा 1975 से लेकर 1986 के बीच। यात्रा वृत्तांत में अगर हम देखते हैं तो चीनी यात्री फाहियान और हुएन सांग के यात्रा वृत्तांत इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी हेल्पफुल हैं इतिहास जानने के लिए उस समय के, और इसी को आधार बनाकर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने काफ़ी सारे पुरास्थलों की पहचान भी की थी। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड में गांव-गांव सर्वेक्षण। देखिए, बात ये होती है कि किंवदंतियाँ कुछ मतलब प्रचलित होती हैं, जो सभी के आजकल मतलब लगभग सभी गांव में आपको देखने को मिलेंगी। तो किंवदंतियों में ये बतलाया जाता है कि एक राजा था, उसका वो टिला है वगैरह वगैरह। तो इससे हम स्टडी करके उसके बाद हम साहित्यिक स्रोतों का मतलब अध्ययन करते हैं कि ताकि हमें कुछ मिल जाए, और उसके बाद हम उस जगह का सर्वेक्षण करते हैं। बलिया के मझरी तालपुरा स्थल एक किंवदंती के अनुसार ही खोजी गई थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं सतही सर्वेक्षण, ठीक है। सतही सर्वेक्षण में यानी कि जहाँ पर
मानव के द्वारा कुछ वर्क किए गए हो या मानव वहाँ कुछ निवास किया हो, कुछ समय तक रहा हो, वहाँ उसके कुछ टूल्स या उपकरण, उसके द्वारा चीज़ें जो प्रयोग में लाई गई हो, जैसे मृदभांड यानी कि बर्तनों के टुकड़े, मनके, क्वाइंस आदि वहाँ पर मिलेंगे, मतलब बिखरे पड़े मिल सकते हैं। इसे सतही सर्वेक्षण कहते हैं और इसके लिए मतलब काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसे प्रयोग किया जाता है ताकि हमें से कोई चूक ना हो। ऐसा ना हो कि हम नई चीज़ों को देख करके पुरानी समझ ले और फिर हम बेवकूफ़ी कर जाएं। सो इसमें एक अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं मानचित्र का अध्ययन। ठीक है, तो मानचित्र का अध्ययन करने के लिए भी हमें मानचित्र में प्रत्येक मतलब ब्लॉक के रूप में हमें वो प्राप्त होता है, जिसमें प्राचीन भवन, स्मारक आदि को चिन्हित किया जाता है। उन सब जगहों को हम स्टडी करते हैं, उन सब जगहों पर जा कर के हम सर्वेक्षण करते हैं और फिर हम पुरास्थलों की खोज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वैज्ञानिक विधि में। ठीक है, तो वैज्ञानिक विधि में सबसे पहला है हवाई छायांकन। हवाई छायांकन, इसका प्रयोग 1914 से लेकर 1919 ईस्वी के बीच प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड, यूरोप और वेस्ट एशिया में किया गया था। शुरुआत में यह प्रयोग जो हुई थी, यह प्रयोग होता था गैस गुब्बारे के द्वारा। ठीक है, हवाई छायांकन सबसे शुरुआत में जो प्रयोग होती थी वो गैस गुब्बारे से होती थी, ताकि गैस मतलब बड़े बड़े गैस के गुब्बारे, उस पर लोग ट्रैवल करके और चीज़ों को देखा करते थे। उसके बाद आया कैमरा युक्त हवाई जहाज़ और उसके बाद आज के समय में आधुनिक युग में कैमरा युक्त ड्रोन आ चुके हैं, जो एक जगह पर बैठ करके कंप्यूटर से कनेक्ट करके और बाय रिमोट उसे चलाते हैं, जिसमें कैमरा लगा होता है और फिर हम पुरास्थलों का सर्वेक्षण करते हैं। ठीक है, उस जगह का हम देखते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें देखते हैं तो सबसे पहले इसका प्रयोग ओजीएस क्राफर्ड एलन ने किया था। ठीक है, उसके बाद हम राम सेतु का अध्ययन भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। ठीक है, हवाई छायांकन के द्वारा ही सबसे पहले राम सेतु का अध्ययन किया गया है इंडिया में। फिर है मृदा विश्लेषण। इस विधि में मिट्टी के पीएच मात्रा को मापी जाती है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि यदि कोई इंसान कहीं पर रहा हो तो वहाँ पर जो है नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फेट इन सब की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि इंसान के द्वारा उस मिट्टी पर काफ़ी सारी एक्टिविटी की गई होंगी। इस वजह से हम उस मिट्टी का विश्लेषण करते हैं और फिर हम पुरास्थल को उजागर करते हैं। उसके बाद आता है मेटल डिटेक्टर। ठीक है, मेटल डिटेक्टर ये सही भी है और गलत भी। कहने का मतलब ये है कि मेटल डिटेक्टर ये किसी भी मेटल को कैच कर लेता है, यानी ये डिफरेंस नहीं कर पाता कि कौन ओल्डेस्ट है कौन न्यू है। ठीक है, इस वजह से इसका प्रयोग मोस्ट ऑफ कम ही किया जाता है। उसके बाद आता है इसमें चुंबक मापन। ठीक है, तो चुंबक मापन में हम देखते क्या है, एक यंत्र के द्वारा किसी स्थल के गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता को मापा जाता है। इसमें एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस यंत्र का नाम है प्रोटॉन मैग्नोमीटर, और इसके द्वारा हम उस स्थल के गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता को मापते हैं। धरती के गर्भ में छुपी हुई वस्तुओं, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थों की खोज के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, साथ ही साथ मृदभांड अगर कहीं पर होंगे, साथ ही साथ कुछ स्पेशल चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स होंगी, क्वाइंस होंगे, तो उन सब जगहों की जो है ग्रेविटेशनल ज़्यादा होंगी, यानी प्रोटॉन मैग्नोमीटर पर वो साफ साफ पता चल जाएगा कि हाँ इस जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ज़्यादा है। इस वजह से उस स्थल का हम अध्ययन प्रोटॉन मैग्नोमीटर के द्वारा करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ध्वनि विधि। ठीक है, तो ध्वनि विधि क्या है, किसी एक पूरा स्थल को, मतलब कोई टीला है, उससे अगर हम देख लेते हैं कि हाँ ठीक है हो सकता है यहाँ कुछ हो, तो उसका हम अध्ययन करने के लिए एक धुरमुट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, धुरमुस क्या होता है कि चीज़ों को कूटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये उसका एक डायग्राम है धुरमुट। ये जो नीचे का जो पार्ट है ये लोहे का होता है, जबकि ये लकड़ी का या फिर ये भी लोहे का बना हो सकता है, और ये नीचे से ऐसे फ्लैट होता है। किसी पूरा स्थल या किसी टीले पर हम ज़ोर ज़ोर से इसे पीटते हैं, और पीटने की वजह से यहाँ पर ध्वनि तेज होने पर वहाँ पुरावशेष होने का हम अनुमान करते हैं। ठीक है, हल्की ध्वनि होने पर पुरावशेष ना होने की संभावना ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा ध्वनि अगर तेज उत्पन्न होती है वहाँ से ध्वनि, तो हम कहते हैं कि नहीं यहाँ कुछ पुरावशेष होंगे, फिर हम उसकी स्टडी करते हैं।
उसके बाद इसमें आता है एक लौह सलाका विधि, ठीक है। लौह सलाका विधि ये होता क्या है, ये एक टी आकार का होता है, एकदम ऐसे टी आकार का होता है। ये यहाँ से नोकदार होगा नीचे से ऐसे ये, और ये ऊपर से इस तरीके से होगा, और इसे ज़मीन के अंदर हम धंसाते हैं। जनरली यह 1 मीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसका निचला सिरा जो अभी बताया नुकीला होता है, और इस विधि के द्वारा दीवार आदि के प्रमाण खोजे जाते हैं, यानी किसी टीले पर इसे अंदर की ओर धंसाया जाता है, और जब इसमें अवरोध उत्पन्न होता है तो कहा जाता है कि नहीं, हो सकता है यहाँ पर अंदर में कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है दीवार हो, ईंटों की चीज़ें हो, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। यह है एक टी की तरह, और लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या, विद्युत प्रतिरोधक मापक, जिसमें वोल्ट मापी यंत्र का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें 2 कैथोड और 2 एनोड का प्रयोग किया जाता है, और इन चारों को इस तरीके से हम ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, और उसके बाद हम इसमें करंट को और वोल्टेज को, मतलब हम इसमें प्रवाहित करते हैं वोल्टेज को, और इसमें वोल्टेज को प्रवाहित करने के बाद हम इसमें रेजिस्टेंस की माप लेते हैं, और उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि हाँ किस तरीके से इसकी रेजिस्टिविटी आती है, किस तरीके से इसके वोल्टेज आते हैं, और उसका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगर जल की मात्रा ज़्यादा होगी इस ज़मीन के नीचे, और हम यहाँ से करंट और वोल्टेज प्रवाहित करेंगे, मतलब हम यहाँ से करंट प्रवाहित करेंगे तो वो तेज़ी से आएगा, जबकि अगर यहाँ जल की मात्रा ना हो, जल की मात्रा यहाँ शून्य हो या फिर एकदम कम हो, तो वो यहाँ से आने में टाइम लगाएगी। और यहाँ पर हम आर को मापते हैं, यानी रेजिस्टेंस को, ठीक है, और रेजिस्टिविटी माप करके फिर हम इसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सागर तल सर्वेक्षण, ठीक है। सागर तल सर्वेक्षण, इसमें हम बैथी स्कैपल यंत्र का प्रयोग करते हैं। बात यह है कि कुछ सभ्यता या कुछ ऐसे पुरास्थल भी हैं जो समुद्र के किनारे फली फूली, और समय के साथ वो समुद्र के अंदर प्रवाहित हो गई, तो उसी के अध्ययन करने हेतु हम बैथी स्कैपल यंत्र का प्रयोग करते हैं, जो सागर तल सर्वेक्षण कहलाता है, ठीक है। इसे हम देखते हैं अगर, तो एस.आर. राव ने वर्तमान में द्वारिका के समय समुद्र की गहराइयों में एक पुरास्थल की खोज की, जिसे प्राचीन द्वारिका नगरी भी कहा जाता है। साथ ही साथ अभी कुछ समय पहले एक संस्कृति का नाम आया था पेपर में, जो उसमें उसकी नाम है चीमू संस्कृति, ठीक है। चीमू संस्कृति, इसमें लगभग 200 या 250 बच्चों को दफना दिया गया था, और सभी के सिर जो हैं वह समुद्र की ओर, यानी ये समुद्र है तो सभी बच्चों का सिर समुद्र की ओर रखा गया था। ये उनकी कोई मान्यता होगी जिस पर अभी भी स्टडी चल रही है। तो ये सागर तल सर्वेक्षण, ये उन्हीं स्थान पर समुद्र के किनारे ये संस्कृति फली फूली, और वहीं से यह पाया गया है, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।